हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं फिराक गोरखपुरी जी की कविता गज़ल। इसका पहला भाग रुबाइयाँ हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। अब पढ़ते हैं गज़ल। नौरस गुंजे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगेबू गुलशन में पर तोले। कवि कहते हैं नौरस नए नए रस से भरी हुई गुंचे गुच्छे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं। नए रस से भरी हुई हैं क्या गुंचे फूलों की कलियां। फूलों की जो कलियां हैं वो नए रस से भर गई हैं, अर्थात रस से भरी हुई हैं और वो खिलने के लिए तैयार हैं। नाजुक गिरहें खोले हैं, जब उन्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गिरहें गांठें वो अपनी पंखुड़ियों की गांठों को खोल रही हूँ। अर्थात जब कोई भी कली खिलकर फूल बनती है तो उस कली की जो पंखुड़ियाँ बंद होती हैं, आपस में चिपकी हुई होती हैं, वे पंखुड़ियाँ खुल जाती हैं और वो पंखुड़ियाँ खुलकर वह कली फूल का रूप ले लेती है। तो कवि कल्पना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं ऐसा लगता है कि नए रस से भरी हुई कलियों ने अपनी नाजुक कोमल कोमल पंखुड़ियों की गिरहें गांठों को खोल दिया है। अर्थात जिन गांठों के माध्यम से फूलों की पंखुड़ियां बंधी हुई थी और वह एक कली के रूप में हमें दिखाई दे रही थी, उन कलियों ने उन कोमल गांठों को खोल दिया है और अब वह खिलने के लिए तैयार है। या उड़ जाने को रंगों गुलशन में पर तोले हैं। पर माने पंख, तोले माने खोलने को। और ऐसा लगता है कि वह अपने पंखों को खोलकर आसमान में उड़ने के लिए तैयार है और अपने रंग और खुशबू से पूरे गुलशन को, पूरे बगीचे को वो महका रही हैं या अपनी सुगंध पूरे बगीचे में बिखेर रही हैं। ऐसी वो नए नए रस से भरी हुई कलियां गुलशन में खिली हुई हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हे यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। कवि दुखी हैं, उनकी प्रेमिका उनसे दूर जा चुकी है और वो दुखी हो रहे हैं। उस समय वो कहते हैं तारे आंखें झपकावे हैं, रात्रि का समय है, चारों ओर सन्नाटा है, चारों ओर वातावरण शांत हो गया है, जर्रा जर्रा सोए है, अर्थात प्रकृति का हर कण सोया हुआ है, चारों ओर सब कुछ शांत है, सारा सन्नाटा छाया हुआ है, जर्रा जर्रा सोया हुआ सा प्रतीत होता है। और ऐसा लगता है कि उस समय उस वातावरण से प्रभावित होकर आसमान में चमकने वाले जो तारे हैं वह भी आंखें झपका रहे हैं, अर्थात वह भी आलस से भर रहे हैं। जैसा लगता है कि जैसे उनको भी नींद आ रही हो, वह भी सोने के लिए तैयार हो। इस तरह से उन तारों को देखकर कवि को महसूस हो रहा है और वो कहते हैं कि तुम भी सुनो हो यारो, कि इतने शांत वातावरण में, इतने सन्नाटे में, ये दोस्तों तुम भी सुनो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। शब अर्थात रात्रि में, सन्नाटे शांत वातावरण कुछ बोल रहा है। कवि दुखी हैं, उनकी प्रेमिका उनसे दूर जा चुकी है और उन्हें नींद नहीं आ रही है, जबकि प्रकृति में सब और शांत वातावरण है, जर्रा जर्रा सोया हुआ है, प्रकृति का हर कण शांत पड़ा हुआ है। उस समय कवि को ऐसा लगता है कि रात्रि के सन्नाटे में कोई बोल रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है, कोई शोरगुल सा हो रहा है। तो कवि कहते हैं कि हे यारो, हे दोस्तों, तुम भी सुनो। ऐसा लगता है कि ये जो रात्रि का सन्नाटा है, ये जो शांत वातावरण है, यह भी कुछ बोल रहा है। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं। कवि कहते हैं कि हम हो, अर्थात अपने लिए संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि चाहे हम हो या हमारी किस्मत हो, दोनों को एक जैसा ही काम मिला है। अर्थात जो काम मुझे मिला है वही मेरी किस्मत को मिला है। किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं। दोनों को काम क्या मिला है कि
किस्मत हमारे ऊपर हमारी स्थिति को देखकर रोती है और हम किस्मत को रोते हैं। किस्मत इसलिए रोती है हमें देखकर कि इसको कुछ भी नहीं मिला और यह जीवन में सिर्फ निराश रह गया, और हम किस्मत को रो लेते हैं कि हमारी किस्मत में कुछ भी नहीं था कि जो हमें कुछ मिलता। हम खाली अपना व्यर्थ ही जीवन बिताते रह गए, हमें जीवन में कुछ भी अपनी इच्छानुसार प्राप्त नहीं हो पाया। अर्थात हम दोनों की ही स्थिति एक जैसी है, चाहे मैं हूँ या मेरी किस्मत हो, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए रोते रह जाते हैं। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले। कवि कहते हैं कि इस संसार में जैसा कि लोगों का, मनुष्यों का स्वभाव होता है कि वो हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छाई भी देखते हैं और कुछ ना कुछ बुराई भी देखते हैं और उसके बारे में टिप्पणी जरूर करते हैं। यह मनुष्यों की खासियत है। तो कहते हैं कि उन लोगों में से वो लोग जो मुझको बदनाम कर रहे हैं, अर्थात मेरे बारे में कुछ भी गलत बातें कह रहे हैं, काश वे इतना सोच सके, काश उनके पास इतनी समझ होती, वे इतना सोच सकते, वो इतना समझ पाते कि मेरी बदनामी करके, मेरे बारे में गलत बातें कहकर या मेरा बुरा कहकर वो मेरा पर्दा खोल रहे हैं या फिर अपना पर्दा खोल रहे हैं। अर्थात वो मेरी बुराइयों को सबके सामने ला रहे हैं या मेरी बुराई करके अपने बुराई करने के स्वभाव को या अपनी बुराई करने की गलत आदत को सबके सामने ला रहे हैं। यह शायद या काश वह सोच सकते, वह समझ सकते तो कितना अच्छा होता कि मुझे बदनाम करके वह मेरी कमियों को सबके सामने नहीं ला रहे, बल्कि वह अपनी खराब आदतों को या अपनी कमियों को इस संसार के लोगों के सामने ला रहे हैं या सबके सामने रख रहे हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी बोले हैं। कवि अपनी प्रेमिका से दूर होकर बहुत दुखी है, तो वो कहते हैं ये कीमत भी अदा करें कि हमने तुमसे प्रेम किया, और प्रेम करने की इस संसार में हर मनुष्य को कीमत अदा करनी होती है, उसे उसकी कीमत चुकानी होती है, तो हमने भी वही किया है। हम बदरुस्ती ए होशो हवास, और हमने यह कार्य अनजाने में या नासमझी में नहीं किया है, बल्कि अपने पूरे होशो हवास में किया है। हमने पूरे होशो हवास में जानबूझकर, सोच समझकर अपने प्रेम की कीमत अदा की है, और अदा की है कि हम तुमसे दूर हो गए हैं और इस संसार के लोगों की सारी बातों को सुन रहे हैं। कभी कहते हैं कि मैं तुमसे दूर होकर दुखी तो हूँ, लेकिन दुखी होने के साथ साथ मुझे इस बात का संतोष है कि तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं, कि मैंने अभी तक का जो भी देखा है, इस संसार में जो भी कुछ जाना है, उससे मुझे पता चलता है कि जो लोग प्रेम करते हैं वो इस हद तक अपने प्रेम की कीमत अदा करते हैं कि प्रेम में वो दीवाने भी हो जाते हैं। मैं लेकिन अभी उस स्थिति तक या इतनी अधिक कीमत अदा करने तक नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने प्रेम के प्रति कीमत अदा कर रहा हूँ। मैं अपने प्रेम को इस संसार के सामने बहुत अधिक सम्मान के साथ महसूस कर रहा हूँ, सम्मान के साथ उसे अपना रहा हूँ। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। कवि कहते हैं कि तेरे गम का पासे अदब है, तेरे गम का अर्थात तुझसे दूर हो जाने का, तुझसे बिछड़ जाने का मुझे दुख है, गम है, पासे अदब है, लेकिन मुझे तेरा सम्मान भी प्यारा है। कुछ दुनिया का ख्याल भी है और कुछ इस दुनिया का के बारे में मैं ख्याल करता हूँ, परवाह करता हूँ। कहते हैं कि मुझे तुझसे दूर होने का दुख तो है ही, लेकिन साथ ही साथ मुझे तेरे सम्मान की भी चिंता है, और मुझे इस दुनिया का ख्याल भी है, इस दुनिया की परवाह भी करता हूँ कि इस दुनिया के लोगों का स्वभाव या तरीका क्या है, उसके बारे में भी मुझे सारी चीज़ों का पता है और जानता हूँ। इसलिए वो कहते हैं सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो लेता हूँ। इसलिए इस संसार के सारे लोगों से छिपाकर मैं अपने प्रेम के दर्द को महसूस करता हूँ और सबसे छिप कर रोता हूँ, अर्थात तुझसे दूर होने का या अपने प्रेम के
असफल होने का जो दर्द है वह मैं इस संसार के लोगों के सामने नहीं आने देता और इसे छुपकर रोकर सहन कर लेता हूँ। इस संसार के लोगों के आगे अपने दुख को मैं कभी भी नहीं आने देता। फितरत का कायम है तवाज़ुज़ आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। कहते हैं फितरत का कायम है, ये तो इस प्रकृति का नियम है। ये यहाँ का जो तरीका है वो यही है कि आलमे हुस्नो इश्क में भी, कि हुस्न और इश्क में भी गजब का संतुलन बनाकर रखते हैं। अर्थात इस संसार में हुस्न और इश्क में भी संतुलन बनाकर रखना पड़ता है, यह यहाँ का तरीका है। और साथ ही साथ स्थिति यह भी है कि चाहे हुस्न हो या इश्क हो, इसमें हम जितना खुद को गहराई तक डुबा देते हैं हम उसको उतना ही प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात हम अपने आप को प्रेम में जितना गहराई तक पहुंचा देते हैं या प्रेम को जितनी गहराई तक महसूस करते हैं या प्रेम को दिल से जितना अधिक गहरा अनुभव करते हैं हम उसमें उतनी ही सफलता प्राप्त करते हैं या हम प्रेम को उतना ही पा लेते हैं। आबो ताब अशआर न पूछो तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। कवि कहते हैं आबो ताब अशरार न पूछो कि चमक दमक को न देखो। अर्थात वो कहते हैं कि ये जो गजलें हैं इनकी चमक दमक को न देखो, तुम भी आंखें रखे हो। ये मेरी गजलों में चमक नहीं है बल्कि ये मेरी आंखों के आंसू हैं। तुम भी आंखें रखे हो कि तुम भी ये इतनी समझ रखते हो कि ये मेरे शेरों की चमक है, मेरी शायरी की चमक है या फिर मेरी आंखों के आंसू हैं। ये जगमग बैतों की दमक है, हम भी मोती रोले हैं। बैतों की, शेरों की, ये मेरे शेरों की चमक नहीं है बल्कि मेरी आंखों के आंसू है। इनको महसूस करो, तुम भी इनके बारे में जानने की कोशिश करो। इसके लिए तुम इतने अनजान न बनो, तुम भी आंखें रखे हो। अर्थात तुम भी इतनी समझ रखते हो कि ये मेरे जो शेरों की या मेरे गज़लों की जो चमक है, जो मेरी सफलता है, यह सिर्फ मेरे शेरों की चमक ही नहीं है बल्कि इसमें मेरे दर्द का एहसास है, मेरी आंखों के आंसू हैं जिससे इसमें इतनी वास्तविकता या इतनी चमक दिखाई देती है। ऐसे में तो याद आए हैं अंजुमने ऐक में रिंदों को, रात गए गर्दों पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले। कहते हैं, कवि कह रहे हैं कि प्रेमिका से दुखी होकर वो रात्रि में बहुत परेशान है, अकेले बैठे हुए हैं और उस समय वह शराब पी रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं। तो कहते हैं ऐसे में तू याद आई है, तू ऐसे समय में याद आती है हे प्रियतमे अंजुमने में रिंदों को, कि जिस समय मैं मदिरा पान कर रहा होता हूँ उस समय में मुझे तू बहुत याद आती है। या ये कहिए कि जिस समय तू मुझे बहुत याद आती है मैं उस समय मदिरा पान करता हूँ। अर्थात कवि ने अपनी प्रेमिका की याद में उससे दूर जाने के गम में मदिरा पान शुरू कर दिया है। और कहते हैं रात गए गर्दों पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। और वो मदिरा पान किस समय करते हैं? वो उस समय कर रहे होते हैं कि जिस समय रात गए गर्दों पे फरिश्ते, जिस समय आसमान में जो फरिश्ते होते हैं, भगवान के या ईश्वर के भेजे हुए जो फरिश्ते होते हैं, वो बाबे गुनाह जग खोले हैं, इस संसार के लोगों के गुनाहों का चिट्ठा खोलकर बैठे हुए होते हैं। उस समय मैं मदिरा पान कर रहा होता हूँ और मुझे तेरी याद आती है। इसलिए कवि कहते हैं कि आधी आधी रात तक या सारी सारी रात तक वो अपनी प्रेमिका के गम में डूबे रहते हैं और वह शांत रूप से या शांत वातावरण में या जिस समय जर्रा जर्रा सोया हुआ है वह सो भी नहीं पाते और अपनी प्रेमिका के प्रेम में डूबे रहते हैं। सदके फिराक एजाज़े सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोली हैं। कवि कहते हैं सदके फिराक, कहते हैं कि सदके फिराक, हे फिराक हम तुझ पर सदके जाते हैं, तुझ पर वारे वारे जाते हैं। एजाज़े सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, कि तूने
ये आवाज़ कहाँ से उड़ा ली, अर्थात इतनी अच्छी गज़लें, इतने अच्छे शेर तूने कहाँ से लिखने सीख लिए, तेरी आवाज़ में इतना दर्द कहाँ से आ गया। हम तुझ पर वारे वारे जाते हैं, तुझ पर न्यौछावर जाते हैं इन गज़लों के पर्दों में, कि जो गज़लें तुम गाते हो, तुम बोलते हो, तुम लिखते हो, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। इतना ही प्रभाव है जितना कि मीर की गज़लों में होता है। अर्थात कवि कहते हैं कि मेरी गज़लों को सुनने वाले कहते हैं कि हे फिराक, हम तुम्हारी गज़लों पर सदके जाते हैं, वारे वारे जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी गज़लों में मीर की गज़लों जैसा दर्द समाया हुआ है। उनमें इतना ही अधिक आकर्षण है जितना कि मीर की गज़लों में होता है। न जाने तुमने मीर के जैसी ये आवाज़ कहाँ से उड़ा ली है। अर्थात तुम्हारी गज़लें दर्द से भरी हुई, प्रभावशाली और आकर्षक बन गई है। तो यहीं पर हमारा फिराक गोरखपुरी जी की कविता गज़ल समाप्त होती है। धन्यवाद।